आम आदमी पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर है। मोदी सरकार के नए अध्यादेश के बाद केजरीवाल की पार्टी बेचैन नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी सरकार के नए अध्यादेश के आने के बाद आम आदमी पार्टी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। ऐसे में केजरीवाल एंड कंपनी हर हाल में अध्यादेश को रोकना चाहती है। हालांकि अध्यादेश पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी तो अपने लिए फैसले पर ही यू टर्न लेती थी, लेकिन अब तो वो आंदोलन के मुद्दों पर भी यू टर्न लेने लगी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जलाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद पार्टी ने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया। अब पार्टी की ओर से कहा गया कि हम इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे क्योंकि ये विषय न्यायालय में विचाराधीन है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को अध्यादेश के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में पार्टी ने केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे को कमतर करने का केंद्र का असंवैधानिक प्रयास है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने के साथ साथ उस पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को मध्य दिल्ली में पार्टी कार्यालय पर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने के साथ साथ उस पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। लेकिन दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जलाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद पार्टी ने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया। आम आदमी पार्टी इस वक्त चौतरफा घिर गई है। कथित शराब घोटाले में पार्टी के नेताओं के फंसने के बाद अब केंद्र के लिए नए अध्यादेश को लेकर केजरीवाल एंड कंपनी बेचैन है। केजरीवाल हर हाल में केंद्र के नए अध्यादेश को रद्द करवाने के लिए बेचैन है। इसके लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रही है। हालांकि अब तक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया और कांग्रेस के नेता जिस तरह से केजरीवाल को आईना दिखा रहे हैं, उससे काफी कम उम्मीद है कि कांग्रेस केजरीवाल का साथ देगी। इस बीच बीजेपी और केजरीवाल एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार जंग है कौन बाहरी और कौन अंदर वाला है और बीजेपी ने केजरीवाल को करारा जवाब भी दे दिया है। ऐसे में केजरीवाल साहब का एक ट्वीट अब उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। खबर क्या है, बताते हैं आपको। दिल्ली के एलजी सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच जारी विवाद में अब बीजेपी की एंट्री हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि बाहर से आए अरविंद केजरीवाल, जरा आप भी बता दो कि आप दिल्ली के कौन से मोहल्ले में पैदा हुए। जहां तक मैंने सुना है आपकी पैदाइश तो हरियाणा की है और सीएम बनने से पहले गाजियाबाद रहते थे। मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए ना, दिल्ली में कहां से हो? उस हिसाब से बाहर के तो आप भी हो, जब से आए हो दिल्ली का सत्यानाश कर दिया है। दरअसल दिल्ली के एलजी सक्सेना ने अपने एक बयान में दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर बताते हुए कहा था कि उन्हें मुफ्तखोरी की आदत हो गई है। एलजी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट का निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लोग मेहनतकश लोग हैं, कड़ी मेहनत से उन्होंने दिल्ली का संवारा है। एलजी साहब आप बाहर से आए हैं, दिल्ली और दिल्ली वालों को नहीं समझते। इस तरह दिल्ली के लोगों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली सरकार दूसरी सरकारों की तरह चोरी नहीं करती, पैसे बचाकर लोगों को सहूलियत देती है। इससे आपको क्यों परेशानी है? आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर एक ट्वीट का निशाना साधा था। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट पर खुराना ने केजरीवाल पर पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर तंज कसा था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी नेता नरेश बालियान ने पलटवार करते हुए लिखा था कि मेरे प्यारे हरीश खुराना भाई, आप जो रिपोर्ट दिखा रहे हो उसका लिंक खोलो और पढ़ो। वो रिपोर्ट साल 2021 की है। साल 2021 तक पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की सरकार रही है। आपका राजा अनपढ़ है, कम से कम आप तो पढ़े लिखों की तरह बात करिए। 2024 के चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल चुनावी मोड में हैं। विपक्षी दल मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं, लेकिन अब जो खबर आई है वो विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव तक लोगों का यही मत रहा तो विपक्ष को विपक्षी एकता से भी कोई फायदा नहीं होगा। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्य अपने अपने विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं। सियासी सरगर्मी का अनुमान लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में लोगों की नब्ज टटोलने और मतदाताओं की प्राथमिकता का आकलन करने के लिए सी वोटर ने एबीपी न्यूज की ओर से एक जनमत सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में पूछे गए
दिलचस्प सवालों में से एक नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद के बारे में था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। सर्वेक्षण के अनुसार 57% प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने 18% उत्तरदाताओं का समर्थन हासिल किया। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8% प्रतिभागियों की प्राथमिकता हासिल की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को महज 3% वोट मिले। इसके अतिरिक्त 14% उत्तरदाताओं ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में अन्य को चुना। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सी वोटर द्वारा आयोजित यह जनमत सर्वेक्षण मध्य प्रदेश में एकत्र किए गए सबसे बड़े नमूने आकार के साथ प्रतिभागियों के विचारों और राय का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वेक्षण में कुल 17,113 व्यक्तियों से बातचीत शामिल थी और ये 26 मई से 26 जून तक आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण में त्रुटि का मार्जिन -3% से लेकर +5% तक था। इस जनमत सर्वेक्षण के नतीजे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद के रूप में पसंद करता है। जैसा कि राज्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है, यह निष्कर्ष राजनीतिक परिदृश्य और मतदाताओं की भावनाओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चुनावी लड़ाई नजदीक आने के साथ ही सभी प्रमुख दलों ने लोगों का विश्वास और समर्थन हासिल करने की उम्मीद में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की उपयोगी जोड़ी पूरी तरह से यूपी में आने वाले लोकसभा की सभी सीटों को भाजपा के पाले में लाने में लग गई है। भाजपा और सीएम योगी ने एक ऐसा वोट बैंक अपने साथ जोड़ने का फैसला किया है जिसके किसी भी पाले में जाने से उस दल की राजनीतिक बल्ले बल्ले शुरू हो जाती है। भाजपा को इस वोट बैंक को अपने साथ साधने में काफी हद तक सफलता भी मिलती दिख रही है। खास बात यह है कि ये वोट बैंक किसी धर्म जाति विशेष या लिंग विशेष से नहीं आता, बल्कि ये वोट बैंक तो एकदम अलग है। क्या है खबर, बताते हैं आपको पूरी तफसील से। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76 फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंप दी। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की सुबह प्रयागराज पहुंचे। पहले उन्होंने गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त जमीन पर बने फ्लैट का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने उनका उद्घाटन किया और लाभार्थियों को उनकी चाबियां सौंप दी। सीएम योगी ने प्रयागराज में गरीबों के लिए उन फ्लैटों का उद्घाटन किया जो मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद से जब्त की गई जमीन में बनाए गए हैं। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल, सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपने से पहले एक लाभार्थी जाहिदा फातिमा से भावुक होते हुए बताया कि मुझे बहुत खुशी है, ये मेरा और मेरी मां का सपना था कि हमारा खुद का मकान हो। हम 30 साल से किराए के मकान में रह रहे हैं। हम योगी जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई लूकरगंज की जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए जिन्हें लाभार्थियों को सौंपा गया। माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई करते हुए सितंबर 2020 में ये जमीन उसके कब्जे से खाली कराई गई थी, जिसके बाद 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाने का ऐलान किया था। 26 दिसंबर 2021 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका भूमि पूजन किया था, जिसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस योजना को अमली जामा पहनाना शुरू किया था। अब महज 1.5 साल के भीतर यहाँ 76 फ्लैट्स बनकर तैयार कर दिए गए। लाभार्थियों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में 2 कमरे के फ्लैट दिए जाएंगे। इन 76 फ्लैट्स के लिए 6,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। हालांकि फ्लैट्स का आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया। बिहार की राजनीति कब किस करवट बैठेगी, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इस बात का ठीक ठाक आकलन नहीं लगा पाते। बिहार में 23 जून को विपक्ष का महाजुटान हुआ था, जिसके बाद पटना केंद्र की राजनीति का हिस्सा बन गया और सभी की नजरें पटना की राजनीतिक हलचल पर बैठ गई। लेकिन फिर से पटना में कुछ ऐसा घटने लगा कि सियासत का बाजार अटकलों से गर्म हो गया। फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अब बारी खबर की। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। एक एक कर नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों और विधान परिषदों से मुलाकात कर रहे हैं। उनको सीएम आवास से बुलावा आ रहा है। फिर वो सीएम आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से भेंट करते हैं। विधायकों के मूड को नीतीश कुमार भाप रहे हैं, अपनी तरफ से उनको कुछ सलाह दे रहे हैं, साथ ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहने की सलाह दे रहे हैं। इसे मेल मिलाप को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार के बीजेपी सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से राजभवन में अच्छी मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों से सीएम आवास में मुलाकात की। कई एमएलए को सीएम हाउस का बुलावा आया। पार्टी विधायकों से मिलकर उनके विधानसभा क्षेत्र में सरकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यों का भी अपडेट लिया।
बारी बारी से सभी विधायकों को सीएम आवास बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करते हैं। नीतीश कुमार ने शालिनी मिश्रा और अजय चौधरी से भी मुलाकात की थी। फिर संजीव कुमार समेत कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम है। बिहार सीएम आवास एक अणे मार्ग पर आजकल जेडीयू विधायकों की गहमागहमी है। सीएम एक कर विधायकों से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश विधायकों से विकास कार्यों और लोगों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी ले रहे हैं। कहा जा रहा है मिशन 2024 के लिए नीतीश ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी के तहत शुक्रवार को भी जेडीयू विधायकों और पार्षदों को मिलने के लिए सीएम आवास बुलाया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से एक ही समय पर मिलने के लिए राजभवन सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में सस्पेंस पैदा कर दिया था। हालांकि राजभवन से राज्यपाल से नीतीश की मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। सुशील मोदी ने भी इसे संयोग ही कहा, लेकिन बिहार में अटकलों के आधार तलाशे जाने लगे हैं। अब वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की मुलाकात संयोग मात्र थी या इसके पीछे कोई सियासी वजह थी, क्योंकि लोगों को 2017 की याद आ रही है जब महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे और तब भी सुशील कुमार मोदी उनके साथ गए थे। वहीं इस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में कोई खेला तो नहीं होने वाला, क्योंकि आरजेडी नीतीश कुमार को जबरन राष्ट्रीय राजनीति में भेजने के लिए बेताब है ताकि बिहार में तेजस्वी का रास्ता साफ हो सके। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।